सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो जो हमारा सब्जेक्ट है एमी 201 यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये डायग्राम दिखा रखा है और ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है और इस ग्राफ के अंदर दो एक्सिस हैं, एक तो लोड और एलोंगेशन एक्सिस। लोड का मतलब जो भी फोर्स या लोड लगाते हैं वो, और ये एक्सिस हमारी एलोंगेशन है, यानी जितना लंबाई में चेंज आएगा वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर मार्क किए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से। ये जो पॉइंट्स जो है इनकी डेफिनेशन क्या है, इनको क्या कहते हैं, वो यहाँ लिखा हुआ है। ए इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, बी बराबर इलास्टिक लिमिट, ए इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, बी बराबर इलास्टिक लिमिट, सी बराबर अपर यील्ड पॉइंट, डी बराबर लोअर यील्ड पॉइंट, ई बराबर वर्क हार्डनिंग स्टार्ट, एफ परमानेंट फेलियर। एक और चीज यहाँ से जो आएगी वो डी से लेकर के ई कहलाएगा प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ई से लेकर के एफ कहलाएगा वर्क हार्डनिंग रीजन। तो इन चीजों का मतलब क्या है ये समझने से पहले हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ आ रहा है वो किस वजह से आ पा रहा है। तो यहाँ एक डायग्राम के अंदर हम एक कोई बार या टुकड़ा किसी मटेरियल का हम लेते हैं और एक सिंपल एक्सियल इस डायरेक्शन में हम लोड लगाते हैं, यानी इसको दोनों तरफ से हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अब ये जो जब हम इसको खींचते हैं मटेरियल की एक बेसिक टेंडेंसी होती है कि वो जितना लोड लगाया जाएगा उसके हिसाब से उसमें डायमेंशन में बदल जाएगा। ठीक इसी तरीके से जैसे हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो वो थोड़ा फैल जाता है और जब लोड हटा देते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो हम इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। अगर किसी और ये चीज रबर या प्लास्टिक के साथ ही नहीं, ये चीज मेटल के साथ भी होती है, जैसे स्टील है, कॉपर है। वो हम खुली आंखों से उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत ही छोटा अमाउंट डिफ्लेक्शन होता है, डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन फिर भी होता है। मान लीजिए ये एक पीस है मटेरियल का और उसकी शुरुआती जो लंबाई है कैपिटल एल है। जब इस पर हम लोड लगाएंगे तो उस लंबाई में चेंजेस आएगा और मान लीजिए वो लंबाई में चेंजेस एल प्लस डेल्टा एल आ जाता है। तो लंबाई में जैसे जैसे चेंजेस जो आएगा वो लोड के अकॉर्डिंग आएगा, यानी जब लोड 0 था तब चेंजेस नहीं था, जब लोड थोड़ा सा बढ़ाया थोड़ा सा और चेंज हुआ, थोड़ा और बढ़ाया थोड़ा और बदलाव आया, थोड़ा और बढ़ाया तो थोड़ा और बढ़ेगा। इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा और लास्ट में जब ये लोड एक लिमिट से ज्यादा चला जाएगा तो मटेरियल फेल हो जाएगा। फेल होने का मतलब मटेरियल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वही चीज इसको यहाँ ग्राफ पे प्लॉट कर रखिए। पहले लोड जब 0 था तो एलोंगेशन का मतलब ये लंबाई में परिवर्तन, चेंज। जब लोड 0 था तो एलोंगेशन 0, लोड जैसे जैसे बढ़ता गया एलोंगेशन वैसे वैसे बढ़ता गया, लोड और बढ़ता गया एलोंगेशन वैसे वैसे बढ़ता गया। फिर यहाँ पर कुछ ग्राफ में कुछ परिवर्तन आया, चेंजेस आया और लोड बढ़ाओगे तो फिर इस तरीके से बढ़ेगा और उसके बाद इस पॉइंट पर आने के बाद वो मटेरियल जो है एकदम से इस पॉइंट पर आने के बाद मटेरियल बचेगा नहीं, वो टूट जाएगा। तो प्रैक्टिकली जो एक्सपेरिमेंट करके जो देखा जाता है उसमें ग्राफ जो आते हैं इस तरीके के ग्राफ्स आते हैं। तो ये ग्राफ को हम कहते क्या है वो हमें समझना जरूरी है। इसको थोड़ा और अच्छे से अगर हम देखें इस ग्राफ को तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए वो जो पहले वाला जो ग्राफ था वो लोड और एलोंगेशन में के बीच में था, यानी लोड की यूनिट होती है न्यूटन, एलोंगेशन की यूनिट होती है एमएम। अब अगर हम इसको स्ट्रेस यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन में भी कर सकते हैं।
तो वही लगभग सिमिलर पैटर्न देगा। स्ट्रेस का मतलब होता है लोड पर यूनिट स्क्वायर पर यूनिट एरिया, यानी इसका जो क्रॉस सेक्शन यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करें, इसको बीच में 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाएगा, और उसको लोड में से डिवाइड करने पर हमें स्ट्रेस मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा। स्ट्रेस का जो मतलब क्या होता है वो देखिए, स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस। जब भी लोड लगाएंगे कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमें उसके अंदर डिफ्लेक्शन होता हुआ नजर आएगा। जब डिफ्लेक्शन होगा तो मटेरियल जो कि एक नॉर्मल टेंडेंसी या प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको रेजिस्ट करता है। जब रेजिस्ट करता है तो उसमें इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आते हैं। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को ही स्ट्रेस कहते हैं। तो एक्सटर्नल लोड के बराबर ही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा। और दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, तो इधर हम स्ट्रेस लिख देंगे, और स्ट्रेन का मतलब ये होता है एलोंगेशन डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, तो ये फ्रैक्शन के टर्म में आ जाएगा। तो इसी तरीके का ग्राफ इधर भी बन जाए, तो चाहे हम लोड और एलोंगेशन के बीच में भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। दोनों सिमिलर इफेक्ट या सिमिलर पैटर्न थे। अब यहाँ पर 1 by 1 हम इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। पॉइंट ए का मतलब क्या है? पॉइंट ए जो है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहलाती है, पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट कहलाती है। पॉइंट बी का जो मतलब है कि जब मटेरियल को आप लोड करोगे, स्ट्रेस डेवलप होगा, एलोंगेशन होगा, तो मटेरियल इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर चला गया तो दोबारा लोड करके नहीं आएगा। यानी बी पॉइंट तक अगर मटेरियल है तो दोबारा लोड के 0 पॉइंट पर आ जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर बी पॉइंट तक मटेरियल है तो दोबारा लोड के आ जाएगा अपनी 0 पोजीशन पे, इसे बोलेंगे इलास्टिक। लेकिन जैसे ही बी क्रॉस करेगा तो बी क्रॉस करने के बाद दोबारा लोड के नहीं आएगा। तो बी पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट है, बी से आगे प्लास्टिक रीजन आ जाएगा, ये प्लास्टिक लिमिट में चला जाएगा। बी के अंदर थोड़ा सा पहले एक पॉइंट ऐसा आता है जिसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ये पॉइंट इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होता है, थोड़ा सा पहले आता है। इसके होने का मतलब ये है कि यहां से आप देख सकते हैं मटेरियल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा है। लोड और एलोंगेशन या फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो संबंध है या जो रिलेशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाला जो रिलेशन है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाला जो रिलेशन है, यहां पर देखिए ये वाला स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एफ लाइन, सिग्मा इक्वल टू ए एफ लाइन। ये सिर्फ इलास्टिक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही बना रहेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का मतलब वहां तक जहां तक स्ट्रेट लाइन रिलेशन है। इसी रिलेशन को हुक्स लॉ भी कहते हैं, इस रिलेशन को हम कहते हैं हुक्स लॉ। तो सबसे पहले 0 से आगे मूवमेंट करेगा मटेरियल जब लोड बढ़ाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्रॉस करने के बाद इलास्टिक लिमिट तक आ जाएगी। इस लिमिट तक जो है अगर मटेरियल को फ्लो कराया या डिफॉर्म कराया तो वापस लौट के आ जाएगा, लेकिन जैसे ही इससे ऊपर गए तो मटेरियल नहीं आएगा। इससे थोड़ा सा ऊपर जो एक और पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट का मतलब इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा ऊपर लोड बढ़ाएंगे तो उसके बाद इसका मूवमेंट चालू हो जाएगा, फैलना चालू हो जाएगा, इसे बोलेंगे अपर यील्ड पॉइंट। अब जैसे ही ये फैलना चालू होगा, मटेरियल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस फैलने को थोड़ा सपोर्ट करेंगे। अब आगे फैलने के लिए लोड कम आने, लोड की जो वैल्यू होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो जहां तक वो कम आकर के रुक जाता है, मान लीजिए इस लेवल तक हमने लोड इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने के बाद अपर यील्ड पॉइंट तक हम लोड लेवल को ले गए, उसके बाद मटेरियल अपने आप फ्लो होने लगेगा थोड़ा सा आगे जाकर के। तो उसी लोड लेवल पर मतलब थोड़ा सा आगे जाकर के तब लोड की वैल्यू कम हो जाएगी, और लेकिन थोड़ी देर बाद जाकर के रुक जाएगा, अब मटेरियल आगे फ्लो नहीं होगा। प्लास्टिक लिमिट में तो चला गया, तो जिस जगह से अब आगे फ्लो होना बंद हो जाता है जिस लेवल पे, उसको बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट
यानी अब यहाँ से आगे और उसको फैलाना है, आगे और एलोंगेट करना है, तो हमें और जो है हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे, हमें और जो है स्ट्रेस देना पड़ेगा या और जो है लोड देना पड़ेगा। तो इस डायग्राम में भी ये चीज दोबारा समझते हैं। हमें लोड बढ़ाते गए, उसके बाद हम टॉपोस्फियर की लिमिट तक आ गए, उसको क्रॉस किया तो इलास्टिक लिमिट तक क्रॉस हो गए। इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद थोड़ा सा ऊपर अपर यील्ड पॉइंट है, यहाँ लिखा हुआ सी का मतलब अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट जैसे ही क्रॉस करेंगे, मटेरियल को आगे फैलने के लिए लोड की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, मटेरियल थोड़ा सा फैलने लगेगा, इसे बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट। थोड़ा सा अगर मटेरियल फैलेगा तब आगे मटेरियल जो है आगे एलोंगेट होने के लिए अब इस लोड लेवल पर एलोंगेट नहीं होगा, अब उसको दोबारा से बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, वो जरा देखते हैं। जब अपर यील्ड पॉइंट पर मटेरियल पहुंचा तब वो एकदम से फैलने लगा और कम लोड पर भी और वो फैलने लगता। लेकिन मटेरियल जो है बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह व्यवहार करता है, यानी जब एक्सटर्नल कोई वायरस जैसे ह्यूमन बॉडी में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए बॉडी जो है हमारा डाउनफॉल हो जाता है, बॉडी का नुकसान होता है, लॉस होता है, लेकिन फिर बॉडी अपना एक रेजिस्टेंस वापस दिखाती है उस वायरस के और एंटीबॉडी डेवलप करती है। तो ये जो ई के बाद जो रीजन आ रहा है, ई के बाद इस पॉइंट के बाद ये एंटीबॉडी वायरस के जैसे बॉडी जनरेट करती है, उसी तरीके से मटेरियल भी अपना रेजिस्टेंस जनरेट करेगा, मटेरियल अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंजेस करेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जब चेंजेस करेगा तो उसको ज्यादा लोड की आगे जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा कि जब अब आगे और एलिमिनेट करने के लिए, आगे और उसको फैलाने के लिए या फेल करने के लिए अब ज्यादा लोड की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के ये फेल हो पाएगा। अब क्या करेंगे कि जब लोड भी बढ़ाएंगे तो ये अब जाकर के ये आगे फैलने लगेगा। अब लोड और बढ़ाते जाएंगे, लेकिन लास्ट में एक ऐसा अल्टीमेट पॉइंट आएगा जिसको हम अल्टीमेट पॉइंट कहेंगे या परमानेंट फेलियर पॉइंट करेंगे। ये पॉइंट अगर क्रॉस हो गया तो उसके बाद मटेरियल नहीं बचेगा। इस लेवल तक का लोड या इस लेवल तक का स्ट्रेस अगर क्रॉस हो गया तो मटेरियल फेल नहीं बचेगा। ये डक्टाइल मटेरियल इसलिए सडनली गिरते हुए धीरे धीरे करके फेल हो जाएगा और यहाँ कर्व हमारा खत्म हो जाएगा। इस वाले डायग्राम में भी देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन वाले में, सी से लेकर के डी तक आने के बाद अब यहाँ से हम देखते हैं स्ट्रेन, इसको वर्क हार्डनिंग रीजन कहेंगे, यानी वही चीज कि अब आगे जैसे ह्यूमन बॉडी में वायरस का अटैक होने के बाद बॉडी जो है उसको रेजिस्ट करती है और एंटीबॉडी जनरेट करती है। उसी तरीके से जो मटेरियल का ये वाला पोर्शन है ये एंटीबॉडी जनरेट करना, और मटेरियल की लैंग्वेज में इसको वर्क हार्डनिंग बोला जाता है। वर्क हार्डनिंग का मतलब अब ये आगे इसको जो है क्रॉस करेगा और आगे मटेरियल को फेल होने नहीं देगा, मटेरियल की जो इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। लेकिन इसको हम जबरदस्ती अगर फेल करना चाहें तो हमें स्ट्रेस या लोड लेवल बढ़ाना पड़ेगा। लोड जैसे बढ़ाते जाएंगे फिर एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक आएगा और वहां तक आने के बाद ये जो है मटेरियल आगे जाकर के फेल हो जाएगा और इस तरीके से ये मटेरियल खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं जब इसको हम ये जो एरिया है, पहले इस वाले डायग्राम में देखते हैं, अगर ये जो एरिया को अगर हम मेजर करें लोड और एलोंगेशन में तो ये एनर्जी की फॉर्म में आता है। इसकी यूनिट जो इस एरिया की यूनिट होगी वो एनर्जी होगी, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी। अगर वो इलास्टिक लिमिट तक है तो हम इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, फिर प्लास्टिक लिमिट में जाएंगे तो हम इसको प्लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, और टोटल इसको हम टफनेस की डेफिनेशन देते हैं, यानी मटेरियल को इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है फेल होने से पहले। इलास्टिक लिमिट तक रहेगा तो स्ट्रेन एनर्जी, और प्लास्टिक लिमिट तक जाएगा तो प्लास्टिक जो है एनर्जी रहेगा। और इस वाले डायग्राम में अगर देखें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है तब उस केस में जो ये एरिया आएगा तब इसकी यूनिट पर यूनिट मीटर क्यूब आ जाएगी, यानी एनर्जी पर यूनिट मीटर क्यूब। इसी को हम मॉड्यूलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे। तो अगर ये इलास्टिक लिमिट तक है तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस बोलेंगे, और इलास्टिक लिमिट से आगे प्लास्टिक लिमिट तक है तो मॉड्यूलस ऑफ रप्चर बोलेंगे। दोनों को मिला करके हम टफनेस, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस बोलेंगे। और इस वाले डायग्राम में
दोनों को मिलाकर के, दोनों रीजन को मिलाकर